हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लर्न क्लासेज। आज की इस नए वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 8 का विज्ञान का पहला अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे एनसीईआरटी की सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको जल्द से जल्द मिल सकेगा। तो चलिए वन शॉट में इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करते हैं और अपने शॉर्ट्स नोट्स तैयार करते हैं ताकि आने वाले आगामी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए एनसीईआरटी रामबाण साबित हो सके। तो इसमें सबसे पहला हमारा है फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में हमको समझना होगा। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंध, सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि फसल से हमें क्या मिलता है। तो फसल से हमें भोजन मिलती है। क्या मिलती है? भोजन मिलती है। और भोजन से हमें क्या मिलता है? तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए उसे भोजन जरूरी है और भोजन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी ताकि ऊर्जा से प्राप्ति होने के क्रम में हम बहुत से कार्य कर सकेंगे। हमारे शरीर में जितने भी प्रक्रम है, जैसे कि श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया, सभी के सभी किससे संचालित होता है? तो ऊर्जा से ही संचालित होता है। इसीलिए हमें जानना होगा आज फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में। तो हम लोग जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी को केवल अध्ययन करेंगे, पूरे बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया है, सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक क्रियाओं। जैविक क्रिया कहने का अर्थ है जैसे कि आप सांस लेते हैं, ठीक ना, पाचन क्रिया करते हैं। तो इसमें बताया गया है जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। हम लोग अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? या तो जंतुओं से प्राप्त करते हैं या तो हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे अगला हमारा पॉइंट है कि एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को हम लोग क्या करना है? भोजन प्रदान करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उत्पादन अधिक से अधिक करेंगे, उचित प्रबंधन करेंगे, उसका रख रखाव करेंगे और अच्छी तरीके से क्या करेंगे? बांटेंगे उसमें। अब हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं, कृषि पद्धतियां। आखिर कृषि पद्धतियां क्या है? तो इसमें देखिए लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, यानी कि घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। इन्होंने यानी भोजन के लिए क्या किया? जंतुओं को पकड़ना शुरू किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। अब हम लोग समझेंगे कि फसल की परिभाषा क्या है, उसको हम लोग जानेंगे और अपने कॉपी में नोट करने का प्रयास करेंगे। देखिए जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। मान लीजिए कि आपका 10 कट्ठा खेत है और उस 10 कट्ठा खेत में केवल धान ही बोया हुआ है, तो क्या हुआ? एक प्रकार का आपका वो फसल हुआ। यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न हो गया, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उनके आधार पर हम फसलों का वर्णन कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। मान लीजिए कि ये दूसरा क्षेत्र हो गया, ये आपका दूसरा क्षेत्र हो गया। यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे ठंडी है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, खरीफ फसल और रबी फसल। लेकिन देखा जाए वास्तव में तो फसल को मौसम के आधार पर फसल को 3 वर्गों में बांटा गया है, खरीफ फसल, रबी फसल, एक होता है आपका जायद फसल। तो हमको एनसीईआरटी में पढ़ना है केवल 2, यानी कि खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में बांटा गया है इसमें।
वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। कब से कब तक होती है? जून से सितंबर तक होती है। यहाँ से दो प्रश्न बन रहे हैं। खरीफ फसल को किस मौसम में बोते हैं? तो वर्षा ऋतु में बोते हैं। और वर्षा ऋतु कब से शुरू होता है भारत में? तो जून से सितंबर तक ये चलता है, यानी कि जून से शुरू होकर सितंबर तक चलता है। आगे समझते हैं कि खरीफ फसल के उदाहरण क्या है। उदाहरण से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसल हैं। आगे समझते हैं रबी फसलें। रबी फसलें इसे शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल की उदाहरण है। क्या है? रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। इन्हें हम लोग जायद फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायद फसल बोलते हैं। जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं? आपके जायद फसल के उदाहरण हैं। आगे समझते हैं आधारिक फसल पद्धतियां। आधारिक फसल पद्धतियां क्या है? इसमें एक छोटा सा प्रश्न है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है? कहने का अर्थ है इसका कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता था। आपको मालूम होगा कि धान एक खरीफ फसल है, इसको वर्षा ऋतु में बोते हैं, तो अधिक इसे पानी की आवश्यकता होने के कारण इसे हम लोग शीत ऋतु में नहीं उगा सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। इन क्रियाकलापों को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कृषि पद्धतियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृषि पद्धति। और कृषि पद्धति के कितने नियम हैं? तो 7 नियम दिया गया है। कौन कौन से 7 नियम है भाई? देखते हैं। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, ये 7 जो है आपके कृषि पद्धतियां के क्या है? नियम है। बारी बारी से सभी नियम को पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट आएंगे, उसको हम लोग कॉपी में नोट करते चलेंगे। पहला हमारा है मिट्टी तैयार करना। इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि मिट्टी तैयार करना क्या है। इसमें फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। पोला समझते हैं? पोला मतलब कि भुरभुरी। आगे देखिए, इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। आगे समझते हैं, पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। जो भी पोली मिट्टी है उसमें क्या होगा? केंचुओं का वृद्धि होगा। जितने भी सूक्ष्मजीव हैं सबके क्या होंगे? वृद्धि होंगे। आपको पता होगा यह जीव किसानों के मित्र है, यानी कि केंचुआ को हम लोग क्या बोलते हैं? किसानों के मित्र बोलते हैं। यहाँ से बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो केंचुआ कहा जाता है। अब क्यों कहते हैं इसको देखिए, क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। आगे समझते हैं, यानी कि मिट्टी को ये और ज्यादा करते हैं, भुरभुरा बनाते हैं। आगे हमारा है मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। यानी जितने भी हमारे मिट्टी में जंतु हो गए, मृत पौधे, सभी के सभी क्या होते हैं? अपघटित हो जाते हैं। इन प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यानी कि जितने भी जो भी जीव थे उसमें कुछ ना कुछ क्या था? पोषक तत्व था। वो सभी के सभी पोषक तत्व क्या हो गया? आपका उस मिट्टी में मिल गया। ठीक है ना? आगे देखिए, आगे हमारा है इसमें, यह पोषक पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाता है।
क्या कहलाता है? मिट्टी को उलटने पुलटने की प्रक्रिया यानी पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? जोताई कहलाती है। आगे समझते हैं कृषि औजार। इसमें हम लोग जानेंगे कृषि औजार प्रारंभिक कैसे थे, आधुनिक कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। आगे हम समझते हैं हल के बारे में। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। यानी जो भी हल है हमारा जोतने वाला, उसको हम फाल किसको बोलते हैं? तो ये जो नीचे वाला देख रहे हैं यहाँ पे लोहा का जो बना होता है, तिकोनी होता है, ठीक ना, ऐसे होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाल बोलते हैं। आगे की ओर देखिए, आगे इसे बता रहा है कि हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सेप्ट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? हल सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग हल सेप्ट बोलते हैं। यहाँ पे दिखाया रहा है। और यहाँ पे जो जोत जो रखा गया उसको हम लोग बोलते हैं जोत। ठीक, इधर बताया गया है दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। तो ये जो ऊपर वाला है, ये वाला क्या है? जोते है। तो ये जो दूसरा सिरा है इसके किससे जुड़ा है? इससे रस्सी के माध्यम से जो है जोत में जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, आगे हमारा है दूसरा जो है औजार कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। तीसरा हम लोग समझते हैं कल्टीवेटर। देखिए, कल्टीवेटर क्या है? आज कल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर जैसे कि नौफरवा हर समझे आप, वही इसको बोलते हैं कल्टीवेटर। तो नौफरवा हर को हम लोग क्या बोलते हैं? कल्टीवेटर बोलते हैं। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। कैसे भाई? तो जैसे कि मान लीजिए कि 10 कट्ठा हमें खेत जोतना है, 10 कट्ठे खेत की जुताई करनी है, तो बैल से मान लीजिए हमको जोतेंगे तो उसमें क्या होगी? 2 बैलें चाहिए, एक उसके साथ साथ क्या चाहिए? श्रम चाहिए, जो भी जोतने वाला होता है, और उसमें काफी समय लगेगा। मान लीजिए 10 कट्ठा खेत जोतने में उसको लग सकता है 3 घंटा लग सकता है। ठीक, इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि एक ड्राइवर हो, उसके पास एक कल्टीवेटर हो और एक ट्रैक्टर हो, तो उसके मदद से वो खेत जो है आधे घंटे में जोत कर फिनिश कर देगा। तो इसमें काफी जो है समय की बचत होगी और श्रम की भी बचत होगी। आगे देखते हैं, आगे हमारा है बुआई। क्या है? बुआई। इसको भी समझ लेते हैं और इसको नोट करते चलिएगा आप लोग, शॉर्ट्स नोट्स, और रिवाइज करने में आपको क्या होगा? आसानी होगा। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। क्या है? महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। यानी कि जब हम फसल को बोते हैं, यानी कि बीज को बोते हैं, तो सबसे पहले सोचते हैं कि अच्छी से अच्छी हम बीज को बोएं ताकि उपज हमारा अधिक हो। तो इसमें हम चयन किस प्रकार करेंगे? तो चयन करने के लिए यहाँ पे बीजों का चयन करने के लिए क्या किया गया है? एक क्रियाकलाप बताया गया है। और इस क्रियाकलाप का जो है मुख्य बात यही है कि इसमें हम लोग एक बीकर लेते हैं और बीकर में जो है बीजों को डालते हैं। जो बीज पानी के ऊपर आ जाते हैं वो हमारा क्या है? खराब है, और जो बीज नीचे चले जाते हैं वो क्या है? हमारे बीज स्वस्थ हैं। ठीक, यही बताया गया है। अगला हमारा है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। सीड ड्रिल के द्वारा हम क्या करते हैं? मान लीजिए हम गेहूं हमको बोना है, एक बराबर लाइन में बोना है। मान लीजिए कि यहाँ पे बोना है हमारा 12 हो गया है, ये 12 मीटर और 12 इंची, और यहाँ भी 12 इंची। तो एक 12 इंची पर ही यहाँ से लेकर वहां तक हमारी लाइनें जाएगी, एक समान दूरी होगा, ठीक ना, और गहराई भी सेम होगा। किससे बोएंगे? तो सीड ड्रिल के माध्यम से। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किस युक्ति से हम लोग समान गहराई एवं दूरी जो है बनी रहती है? तो सीड ड्रिल के माध्यम से। आगे हमारा है सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। अगला पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? खाद बोलते हैं एवं उर्वरक कहते हैं।
अब खाद एवं उर्वरक के क्या हैं इसको समझेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, इसको समझने हेतु हम बारी बारी से आगे की ओर बता रहे हैं, आप लोग लिखते चलिए और समझने का प्रयास कीजिए। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। जो भी मिट्टी है क्या करती है, खनिज पदार्थ यानी जो भी पोषक तत्व हैं यानी कि खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ आगे बढ़ते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। खाद क्या है, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि खाद कैसा पदार्थ है, तो खाद जो है कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी जो भी अपघटित हो गया, जैसे कि गोबर ले लिए, बहुत सारा उस पर सब्जी का छिलका ले लिया, पत्ता ले लिया, उसको एक जो है गड्ढे में हमको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया और उसमें पानी की मात्रा दे दी और कुछ समय बाद उसमें जो भी आपके केंचुए हैं उसको डाल दिया और डालने के बाद उसको क्या करेंगे, वो अपघटित करके एक अच्छा जो है पोषक तत्व यानी कि खाद को तैयार कर देते। अगला हमारा है उर्वरक। अगला क्या हमारा, उर्वरक। इसको समझते हैं कि उर्वरक क्या होता है। तो उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है, उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ होता है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। जो विशेष पोषकों से क्या होते हैं, समृद्ध होते हैं, यानी घिरे रहते हैं। अब हम जानते हैं उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। आपने जाना कि खाद का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, तो एक गड्ढे में खोदकर किसान अपने खेतों में करते हैं या बगल के जो भी उसकी जमीन है वहां पे करते हैं। और जितने भी उसमें अपशिष्ट पदार्थ है, गाय का गोबर हो गया, कचरा हो गया, सबको डालकर क्या करते हैं, खाद तैयार करते हैं केंचुए के माध्यम से। और जो भी उर्वरक है वो कहाँ पे तैयार होती है, फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण है, जैसे कि यूरिया का आप लोग नाम सुने होंगे, चीनी के जैसा दिखता है, ठीक ना। अमोनियम का नाम सुने होंगे, सल्फेट का नाम सुने होंगे, सुपर सल्फेट, पोटास हो गया, एनपीके, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। एनपीके का फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। तो यानी कि उर्वरक में जो है एक विशेष पोषक तत्व पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं एनपीके, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। आगे की ओर समझते हैं। आगे हमारा है इसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। ये सरकार इस पर भी बहुत सारा कदम उठा रही है कि हमें जो है अधिक से अधिक खाद का प्रयोग करना चाहिए, उर्वरक की प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि उर्वरक से क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही है। दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए, यानी कि बिना कुछ उगाए क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आगे समझते हैं। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, यानी हम जितना खाद का प्रयोग करेंगे क्या होगा, हमारा जो भी मिट्टी है उसमें गठन यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व रहेगी और एक गठन रहेगा एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती रहेगी। इससे मिट्टी में कभी सभी पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति होती जाती है, यानी हम अधिक से अधिक खाद का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या होगा, जितने भी पोषक तत्व हैं कायम रहेंगे। अगला हमारा है मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। फसल चक्रण कहने का अर्थ है कि जो है दो फसलों के बीच में एक फलीदार फसल लगाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फसल चक्रण। क्या बोलते हैं, फसल चक्रण बोलते हैं। इसको समझ लेते हैं। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। वही बताया मैंने कि दो फलीदार फसलों के बीच में जो है एक जो है फसल लगाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फसल चक्रण बोलते हैं। आगे है कि उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं जो है दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। आगे समझते हैं राइजोबियम नामक जीवाणु, यानी कि राइजोबियम नामक बैक्टीरिया, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं। यह जो है फलीदार कहाँ पाया जाता है, फलीदार फसलों के ग्रंथियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ग्रंथियों में पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, राइजोबियम नामक जीवाणु जो है
यह फलीदार फसलों के लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं। कौन? राइजोबियम नामक जीवाणु। अब हम लोग समझेंगे खाद एवं उर्वरक में अंतर या उर्वरक एवं खाद में अंतर। सबसे पहले देखिए, इसमें हमको इस साइड में हमारा दिया गया है उर्वरक और इस साइड में दिया गया हमारा खाद। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। क्या है? लवण है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। इसमें हम लोग और जानेंगे तो जान लेते हैं जो किताब का है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दिखाई नहीं दे रहा है? ठीक, तो हम लोग जाना सबसे पहले उर्वरक क्या है? एक मानव निर्मित लवण है और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर जानेंगे कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है जबकि खाद का उत्पादन जो है खेतों में किया जाता है या गड्ढे खोद कर करते हैं। अगला है कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, यानी कि कम मात्रा में प्राप्त होता है, उतना प्राप्त नहीं होता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। अगला है कि उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, यानी कि एनपीके। वही खाद में पादप पोषक की तुलना के रूप में कम होते हैं, यानी कि इसमें कम पाया जाता है। और एक और अंतर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा उर्वरक है इसको खेत की बुआई के बाद हम लोग प्रयोग करते हैं और जो खाद हो गया खेत को बोने से पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। एक और अंतर बोल सकते हैं कि जो हमारा उर्वरक है ये एक क्या है? रासायनिक पदार्थ है और जबकि खाद क्या है? हमारा एक जो है हमारा कार्बनिक पदार्थ है। 6 अंतर हो गया। आगे समझते हैं कि खाद के लाभ, यानी कि खाद के लाभ कौन कौन से हैं। तो जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है, एक नंबर देख लिखिएगा, कि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर हम अधिक से अधिक मात्रा में जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं तो मान लीजिए कि कोई मिट्टी जो है 1 लीटर जल को सोख रही है, ठीक है ना, 1 लीटर जल को सोख रही है और उसमें बहुत ज़्यादा हम जैविक खाद का प्रयोग कर दिए तो उसका मात्रा जो है बढ़ सकता है, यानी कि 1.5 लीटर जल को भी वो क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। अगला है कि इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है, यानी कि बहुत भुरभुरापन आ जाता है। और जब भुरभुरापन आएगा तो उसमें ऑक्सीजन घुसेगा। जब ऑक्सीजन घुसेंगे तो पौधे जो है भाली भांति हमारे क्या होंगे? वृद्धि करेंगे, जिसके कारण गैसों का विनिमय सरलता से होता है, यानी कि ऑक्सीजन का विनिमय जो है सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि जो भी केचुआ है उसका क्या होगा? वृद्धि होगा। अगला है कि इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, यानी कि मिट्टी का गठन जो है सुधर जाता है, यानी कि बंजरपन नहीं होता है। और अधिक जो है हम उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? खेत हमारे बंजर हो जाएंगे और होते आ रहे हैं। इसलिए सरकार इस पर कदम उठाई है कि जैविक खेती किया जाए। अगला हमारा है सिंचाई। देखिए यह भी जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है सिंचाई। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% कितना होता है? पौधों में लगभग 90% जल होता है, क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। आपको पता होगा कि बीजों का अंकुरण जो है शुष्क स्थिति में नहीं होने वाला है। अब हम समझते हैं कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल पर हम लोग क्या करते हैं? खेत को पटौनी देते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं? सिंचाई कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए गेहूं बोआ गया तो गेहूं बोने के लगभग 22 दिन के बाद हम लोग क्या करते हैं? गेहूं को सिंचाई कर देते हैं, यानी कि पटा देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंचाई बोलते हैं। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। आगे देखिए सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के बहुत सारे स्रोत हैं, इसको समझते हैं। सिंचाई के स्रोत इसमें प्रारंभिक भी हैं और कुछ आधुनिक भी हैं। तो कुएं हो गए, जलकूप हो गया, तालाब या झील हो गया, नदियां हो गया, बांध हो गया, नहर इत्यादि के जल स्रोत हैं। यहाँ पे देखिए सिंचाई के प्रारंभिक तरीके। अगला हमारा पेज में है क्या है? सिंचाई के प्रारंभिक, यानी कि प्रारंभिक जो भी तरीके थे उसको बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए प्रारंभिक तरीके में बताया गया है इसमें कि इसमें मोट चलता था, जिसे हम लोग घिरनी बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मोट चल रहा है, घिरनी के माध्यम से यहाँ पे जल निकल रहा है।
तो ये हमारा मोट हो गया, ये सब प्रारंभिक है। अगला है हमारा चेन पंप। क्या है? अगला हमारा चेन पंप है। इसको देखिए चेन के साथ चलता था, इसको हम लोग बोलते हैं चेन पंप। ये हमारा हो गया चेन पंप। और तीसरा हमें हो गया आपका ढेकली। ढेकली हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं ढेकली यहाँ पे है, इसको बोलते हैं ढेकली, यानी कि इसे पत्थर बना हुआ है और ये इसको उठाएंगे तो जाएगा अंदर और फिर बाहर से निकाल के पानी भेज देंगे खेतों में। ठीक, अगला हमारा इसमें है रोहट। क्या है? रोहट है। रोहट जो है बैल के माध्यम से चला जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रोहट जो भी ये प्रारंभिक तरीका है। अगला हमारा है सिंचाई की आधुनिक विधियां। आधुनिक विधियां काफी प्रचलित है और ये बहुत उपयोगी है। इसको समझने का प्रयास करते हैं, इससे बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए, सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। यह मुख्य विधियां निम्नलिखित है, यानी कि निम्न है। छिड़काव तंत्र। देखिए, छिड़काव तंत्र में क्या होता है कि इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि छिड़काव तंत्र का उपयोग जो है किस भूमि के लिए हम लोग करते हैं, तो असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। जहां पे जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, छिड़काव तंत्र के माध्यम से जो है खेती कर सकते हैं, यानी कि फसल का उत्पादन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे हमारा है जैसे वर्षा हो रही है छिड़काव तंत्र से उसी प्रकार जो है पानी निकलते हैं, यानी कि वर्षा का जैसा क्या होता है, पानी निकलता है। अब देखिए, छिड़काव तंत्र से हम लोग लॉन कॉफी की खेती कर सकते हैं। तो यह प्रश्न पूछ सकता है कि छिड़काव तंत्र जो है छिड़काव तंत्र से हम लोग किस किस का खेती करते हैं, तो लॉन हो गया, कॉफी हो गया, इसका जो है खेती किया जाता है। अगला हमारा है ड्रिप तंत्र। क्या है? ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल को बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में गिराया जाता है, यानी जो भी पौधा है उसके जड़ में जो है गिराए जाते हैं बूंद बूंद करके। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे बगीचों वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है, यानी कि सबसे बढ़िया तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए क्या है, एक वरदान है। अगला टॉपिक हमारा है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार उसे बोलते हैं जो फसलों के साथ स्वतः उग आते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। जैसे दूब हो गया, मोथा हो गया, बथुआ हो गया, ठीक ना, ये सब क्या है, खरपतवार है। आगे समझते हैं खरपतवार की परिभाषा क्या है। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ठीक, यानी कि जो फसल के साथ स्वतः उगाते हैं, यानी कि अपने आप उगाते हैं, जैसे कि मोथा भांग हो गया, ये सब क्या है, सब खरपतवार है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निराई बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की प्रदान कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डाल सकता है। अगर मान लीजिए कि हम फसल को बोए हुए हैं, मकई के बोए हुए हैं, ठीक ना, और उसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या हो गया है, पूरा बहुत सारा खरपतवार हो जाएगा। जितना हमने उसमें पोषक तत्व डाला, वो पोषक तत्व क्या करेंगे, बंटवारा कर लेंगे, तो हमारा जो भी फसल है वो क्या होगा, कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए खरपतवार क्या है, अति आवश्यक है। निराई करना क्या है उसका, अति आवश्यक है। आगे समझते हैं खरपतवार को हम लोग रसायनों के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिन्हें हम लोग खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे में 2D या 4D, ठीक ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशी बोल सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे हमारा है कटाई। अब हम लोग अगला हमारा क्या है, कटाई। कृषि पद्धति का अगला पॉइंट क्या है हमारा, कटाई। इसको समझते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। सबको मालूम है कि फसल जब तैयार हो जाता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, हंसुआ के माध्यम से या किसी और अन्य औजार के माध्यम से उसे हम लोग काट लेते हैं। यहाँ पर दिखाया गया हमारे देश में दसार्थी की सहायता से हम लोग हाथ के द्वारा कटाई की जाती है, यानी कि हंसुआ की सहायता से हम क्या करते हैं, फसल को काट लेते हैं। आगे देखिए, एक मशीन का उपयोग किया जाता है। एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। इसको याद करने वाला पॉइंट है कि थ्रेसिंग किसे कहते हैं, तो काटी गई जो भी फसलें हैं उसको हम लोग, जो भी उसका अनाज है उसको अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। अगला है हमारा जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। क्या है, वास्तव में जो है हार्वेस्टर का संयुक्त रूप है। आगे हम लोग समझ लेते हैं कि जो भी कटाई होता है तो उसे हम लोग
बिहार में जो है अन्य भारत के अन्य क्षेत्रों में भी क्या किया जाता है, पर्व मनाया जाता है। वो पर्व जो है कौन कौन से हैं, इसका नाम दिया गया है कटाई पर्व। तो कटाई पर्व आप नाम याद सकते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल हो गया, वैसाखी हो गया, होली हो गया, दीपावली हो गया, दिवाली हो गया, नए नए हो गया एवं बिहू जुड़े हुए हैं। तो इतने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 जो है हमारे कटाई के साथ जो है पर्व जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग याद कर सकते हैं। इससे जो है बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है कि बिहू जो है किससे जुड़ा हुआ पर्व है, तो कटाई से, कटाई वाला ये पर्व है। अगला हमारा आ रहा है सबसे महत्वपूर्ण, भंडारण। इसके बिना क्या है, भंडारण हमारा क्या, तो उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो भी हम लोग उत्पाद करते हैं, यानी कि जो भी हमने अपने प्रोडक्ट को उत्पाद किया, उसका हम लोग भंडारण क्या करेंगे, एकदम महत्वपूर्ण करने के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण कार्य है, यानी कि एक अच्छा विधि है। आगे देखिए, इसका भंडारण जो है कहाँ पे किया जाता है, बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृह यानी कि FCI गोदाम, ठीक ना, FCI गोदाम में किया जाता है। आगे समझते हैं, ये है आपका साइलो। क्या है, साइलो, यानी कि जो भी बना हुआ टीन का, इसको बोलते हैं साइलो। और यहाँ पे आपको चित्र में दिखाया गया क्या, ये हमारा गोदाम है जिसे हम लोग बोलते हैं FCI गोदाम। ठीक, आगे देखिए, अब जो है, अब इसका हम लोग उत्पादन कर लिए और इसका भंडारण कर रहे हैं। तो भंडारण करने में हमें बहुत सी इसमें टेक्निक की आवश्यकता होती है। देखिए, गांव देहात में लोग क्या करते हैं, नीम की सूखी हुई पत्तियों को घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। यानी कि नीम के पत्ते को हम क्या करते हैं, उसमें रखते हैं ताकि उसमें घून ना लगे, है ना। नीम की पत्ती को रखते हैं, लहसुन भी रख देते हैं कोई, ठीक ना, ताकि उसमें घुनाए नहीं, यानी कि उसका जो है पीके नहीं। आगे है कि बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्मजीवों सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। यानी कि हम लोग रासायनिक डालते हैं, दवाई भी रखते हैं उसमें। आगे यहाँ पे जानने वाली बात है जंतुओं से भोजन। अगला हमारा क्या टॉपिक है, जंतुओं से भोजन। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक को दिया गया है आपका कि मछली स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा आहार है। क्या है, मछली स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है। क्या मिलता है, कॉड लीवर तेल मिलता है। तो ये पूछ सकता है कि कॉड लीवर तेल जो है किस जंतु से मिलता है, तो मछली से मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाता है, विटामिन डी जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कॉड लीवर तेल किससे मिलता है, तो हमारा जंतु यानी कि मछली से मिलता है। तो इसको याद करने वाला ये हमारा टॉपिक है, ठीक ना। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, तो आगे हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें कुछ जो है हमने क्या सीखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। अगला हमारा है इसमें महत्वपूर्ण, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधे को हटाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं, जो फसल के साथ स्वतः उगाते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीनों से काटना। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, अभी हम लोग पढ़ लिए। पशुओं को पाल कर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे हम लोग पशुपालन कहते हैं। तो आज की इस नए वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। यदि आपको इसके पूरे संपूर्ण नोट्स चाहिए तो हमारे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ऐसा ही चीज हमारा चलता रहेगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।